ऑलराइट। वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्क्रीनिंग टेस्ट हुए। स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट के बाद अब उन कैंडिडेट्स को फिक्र लाहक है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की। अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है क्या? ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑब्वियसली आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद अब आपसे लिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अब बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि पहली दफा ये टेस्ट देने लगे हैं और उनको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से मुतालिक कोई नो हाउ नहीं है। तो इससे मुतालिक हमारे एक बहुत दिल अजीज दोस्त हैं मिस्टर यासिर इसरार, पीएमएस क्वालिफाइड भी हैं और मोड के डिस्क्रिप्टिव स्पेशलिस्ट भी माने जाते हैं। बहुत से टेस्ट इन्होंने क्वालिफाई किए हैं। सीएसएस एग्जामिनेशन में 2 दफा ये अपीयर हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरिट लिस्ट में नहीं क्वालिफाई कर सके, लेकिन इनकी जो अगर आप देखें कामयाबियां देखें तो वो बहुत ज्यादा हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आज बहुत डिटेल से हम इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जैसा कि मुझे रात ही इसरार ने बताया कि ये रिजल्ट अनाउंस होने के बाद अब इन्होंने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी अनाउंस कर दिया हुआ है। अब हमारे पास टाइम चूंकि बहुत कम है तो हम सीधा चलते हैं यासिर के पास। यासिर, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बुरहान, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके। या सर, अब जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट आ चुका है और अब हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनके पास अब क्योंकि बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, बहुत सी चीजें पूछना चाहते हैं कि अब 1 हफ्ते के अंदर, 1.5 हफ्ते के अंदर किस तरीके से हम इसको लेकर चल सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स को कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है क्या। उसके बाद अब हमारे पास 7 से 8 दिन है। किस तरीके से हम कुछ पॉइंटर की सूरत में हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं, कुछ नोट्स बना सकते हैं छोटे छोटे, जिससे हमें ऑब्वियसली एग्जाम डे पर हमें वो मदद दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको बताइए कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है क्या। अच्छा, तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। तो अब सीधा आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम क्या होता है या रिटन एग्जामिनेशन क्या होता है। सो बेसिकली अगर मैं एक प्रिसाइज फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करूँ तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपकी रिटन एबिलिटी को चेक करने का एक एग्जाम होता है। बाय रिटन एबिलिटी व्हाट आई मीन इज दैट एक टॉपिक पूछा जाता है, आप लोग आपसे कैंडिडेट से एक टॉपिक पूछा जाता है और उस कैंडिडेट से उसका ओपिनियन मांगा जाता है। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन बताना इन रिटन फॉर्म, इसको जो है ना आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन या रिटन एग्जाम आप कह सकते हैं इन सिंपल टर्म्स। या सर, अब जैसा कि आप जानते हैं कि एज यू नो हमारे पास टाइम नहीं है, स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई 15 से 20 दिन का टाइम होगा, 25 दिन का टाइम होगा, जिसमें हम बच्चों को टॉपिक्स भी बता सकते हैं कि वो ये टॉपिक्स तैयार कर लें। क्योंकि अब ये वक्त नहीं है, क्योंकि 1 1.5 हफ्ता हमारे पास मौजूद है। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो पजल हुए हुए हैं कि क्या पढ़ें, इस्लामिक स्टडीज पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें, जनरल साइंस पढ़ें, ऐसे के मुतालिक वो तैयारी करें। तो जरा सा ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि किस तरीके से हम थोड़े से टाइम के अंदर अब तैयारी कर सकते हैं अपनी। अच्छा, बिफोर कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा एमओडी का एक हिस्ट्री बता दूं कि एमओडी ये पहली दफा नहीं कि एमओडी ने इस तरह के शॉकर्स दिए हैं। एमओडी का हमेशा उनका एक टाइमलाइन होता है। बेसिकली जो डीआईएस है इसको बेसिकली डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज कहा हम्म। जाता है। तो एमओडी आम इस्तेलाह में, लेकिन जब इंटरनली इसको डीआईएस कहा जाता है तो डीआईएस का एक ये होता है, एक टाइमलाइन होती है, उन्होंने टाइमलाइन पे चलना होता है। तो ड्यू टू फ्लड्स एंड ड्यू टू पॉलिटिकल टर्मोइल, हम्म। जिसकी वजह से इनका पूरा जो है ना टाइमलाइन डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, वरना इन्होंने ये एग्जाम लेना था आफ्टर 15 डेज, मैक्स 20 डेज के बाद लेना होता है। वो भी दिसंबर में इनका प्लान था रिटर्न एग्जाम का, ठीक है। लेकिन बस सिचुएशन आपके सामने ही थी इसलिए नहीं किया। हम्म। अच्छा, अब आपके एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
हेलो। हाँ जी, अब हेल जी जी, आवाज अब आ गई है। अब हम असल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्लीज वहां से स्टार्ट कीजिएगा कि अब हम क्या बताने लगे हैं अपने स्टूडेंट्स को। जी, मैं जो है शॉर्टकट्स बताने लगा हूँ या सोर्सेज बताने लगा हूँ कि जिस पे जो है ना आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, यूट्यूब का एक चैनल है द वाइड साइड, WIDE साइड, SIDE, जहाद जफर इसको चलाता है, ठीक है। तो वाई दिस वेबसाइट, पाकिस्तानी बंदा है, ठीक है। करंट अफेयर्स के ऊपर इस बंदे का और IR के ऊपर एक अच्छी ग्रिप है। लेकिन इसमें यह है कि इसका एक बायस्ड एलिमेंट है इस यूट्यूबर का, तो मैं इस बायस्ड एलिमेंट को आप बिल्कुल इग्नोर करें। आप लोग को स्टैट्स चाहिए, आप लोग को डाटा चाहिए, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, तो ये बंदे ने ऑलमोस्ट हर किस्म का 2022 में और 2021 और जो भी ईयर उठा ले उसमें इस बंदे ने सारा कुछ किया है। सॉरी, बिफोर के मैं आपको बाकी वो बताऊं, 2022 के हॉट टॉपिक्स चूज करने, 2021 में आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना। जी जी। आप लोगों ने 2022 को टारगेट करना है, ठीक है। तो वाइट साइड पहला चैनल है यूट्यूब का, जिसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड है इपरी, IPRI, एक वेबसाइट है पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनके न्यूज़लेटर्स होते हैं, इनके क्या नाम है, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं। तो 2022 में जितने भी मेन हैपनिंग्स हुई होती हैं, चाहे सोशल, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो, सब पे इन लोगों ने जो है ना कुछ ना कुछ छोटे छोटे 5-5 पेजेस की जो है ना उन्होंने जो है ना ओपिनियंस लिखे होते हैं। ये हम्म। एक बहुत जबरदस्त तरीका है कवर अप करने का। थर्ड ओके। है ISSI, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामाबाद है। इनके थोड़े से डिटेल्ड आर्टिकल्स होते हैं जो कि PhDs और जो एक्सपर्ट इन करंट अफेयर्स, IR और पॉलिटिकल साइंस के लोग होते हैं, वो इन आर्टिकल लिखते हैं। तो आई वुड ऑल्सो से कि यहाँ से भी आप लोग थोड़ा सा डाटा वगैरह ले सकते हैं और उसको जल्दी से स्किम थ्रू कर सकते हैं। तो फॉर मी राइट, एक और चौथा वाला है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। अभी तो खैर कौंसल ऑन फॉरेन रिलेशंस आपको इतनी हेल्प नहीं कर सकता इन 7-8 दिनों में, बट ये कि फॉर फ्यूचर पर्पसेस आप लोग इसका न्यूज़लेटर जाके सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हर रोज शाम 5 बजे, 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आप लोगों को ईमेल आ जाएगी, जिसमें पूरी दुनिया का दिन का जो भी इवेंट है, हैपनिंग होंगी, समराइज्ड आपको आ जाएगी। तो 3 मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि उस पर आप लोग फॉलो करें, द वाइट साइड, हम्म। इपरी एंड ISSI। ये 3 जो है इसको आप फॉलो करें अभी। ओके यासर, अब मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि हमारे पेपर्स कितने होंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। थोड़ा सा प्रिसाइजली बता दीजिएगा कितने पेपर हमसे लिए जाएंगे। अच्छा, जो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किए उन लोगों के 2 एग्जाम्स होंगे, ठीक है। एक उनका करंट अफेयर्स का एग्जाम होगा 2 आवर्स का, और उसके अंदर जो है ना इनसे 4 सवाल पूछे जाएंगे और चांस है कि एक सवाल प्रेसी का भी पूछा जा सकता है। दूसरा ओके। पेपर असिस्टेंट डायरेक्टर का होगा, दूसरा पेपर होगा असिस्टेंट टॉपिक में, 2 घंटे का टाइम होगा और 3 टॉपिक्स में से आपने एक टॉपिक चूज करना होगा फॉर ऐसे, जो आपने तकरीबन 2000 से 2500 वर्ड्स तक का ऐसे लिखना होगा। तो दिस वाज फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर। अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर का कोई ऐसे नहीं होगा, उनका सिर्फ एक करंट अफेयर्स का पेपर होगा। उसमें उनसे तकरीबन 5 सवाल पूछे जाएंगे, 5 से 4 सवाल होते हैं। एक सवाल लाजमन प्रेसी का होता है, ठीक है, और बाकी जो 3 से 4 सवाल होते हैं वो करंट अफेयर्स स्लैश पाकिस्तान अफेयर्स का होता है। पाकिस्तान अफेयर्स वो वाला पाकिस्तान अफेयर्स नहीं कि जिसमें इंडिपेंडेंस और वो प्री पार्टीशन से आपका पूछ रहे हैं, वो भी बेसिकली करंट अफेयर्स होता है बंदा, बट इन द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। ओके। तो करंट अफेयर्स प्लस और करंट अफेयर्स ऑफ द इंटरनेशनल एज वेल एज पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, एज यू सेड कि हमें 2022 पर फोकस रखना है, 2021 से टॉपिक्स हमने इतने नहीं पढ़ने। तो कहने का मतलब ये कि इंटरनेशनली भी और नेशनली भी हमने 2022 पर सिर्फ फोकस रखना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्योंकि काफी लोग पूछ रहे हैं कि सिलेबस क्या होगा। अब पाकिस्तान अफेयर्स की जब हम बात करते हैं, एज यू सेड के उसमें करंटली हमारे जो सिनेरियोज हैं इस वक्त, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, उससे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कोई हॉट टॉपिक्स इस वक्त हो कि पाकिस्तान अफेयर्स से मुतालिक हम पढ़ सकते हो इस वक्त, ताकि हमें एक पता हो कि हम ये अगर 8 से 10 टॉपिक्स कर लेते हैं तो हमारा कोई 1 से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हम आराम से कर सकते हैं उस दिन। हाँ जी, डेफिनेटली। सो कुछ हॉट टॉपिक्स में पहले पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ। तो पहला टॉपिक जो है मैं फैटफ का बताऊंगा कि फैटफ से पाकिस्तान निकल चुका है।
बट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैटर्न में पाकिस्तान आया क्यों था, पाकिस्तान ने क्या अपना किरदार उसमें यूज किया, और फ्यूचर में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जो ये AML और CS की जो रेगुलेशन है इसको कैसे पाकिस्तान इसमें फर्दर कैसे जो है ना इम्प्रूवमेंट्स ला सकता है। तो पहला टॉपिक फैटफ का मैं कहूंगा। दूसरा है 2022 में आपको भी पता है, सारी ऑडियंस भी पता है कि फ्लड्स आए थे, फ्लैश फ्लड्स आए थे, और बहुत ही एक हौलनाक डिजास्टर था वो। सो डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें NDMA का रोल, PDMA का रोल, ठीक है, ये सारा कुछ भी एक पर्सपेक्टिव में आप लोग देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग थर्ड है, वगैरह। एग्जैक्टली थर्ड टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जैसे कि रिसेंटली आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इजिप्ट गए थे, ठीक है, उनको स्टेज दिया गया था जो चेयरमैन के साथ। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर पाकिस्तान का क्या पर्सपेक्टिव है इन 2022, पाकिस्तान ने क्या क्या काम किया है। हम पिछले भी जो हमारे प्रेडेसेसर है उनका भी जिक्र इसमें कर सकते हैं, ठीक है, और लेकिन फोकस ज्यादा 2022 में और फ्यूचर के ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद चौथा हमने रखना है इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी के हमारे क्या हालात चल रहे हैं, राइट, हम्म। डॉलर्स का क्या रद्दोबदल है, ठीक है, ये सारा कुछ। पांचवा जो टॉपिक है वो है अफगानिस्तान का, द सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर द 15 अगस्त टेक ओवर ऑफ बाय द तालिबान, और फिर राइज ऑफ TTP, पाकिस्तान की अफगान पॉलिसीज के ऊपर क्या है, व्हाई आर वी गोइंग टू विटनेस एन इंसर्जेंसी 2.0। एक इंसर्जेंसी तो हमने 2009-10 में देखी थी जिसको वर्जन 1 कहा जाता है, अब वर्जन 2 आएगा, तो इसके ऊपर जो है ना एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट। इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस इन द हम्म। कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये इंटरनेशनली भी क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड लास्टली जो एक क्वेश्चन है वो है कश्मीर इशू हम्म। विद इस्लामोफोबिया एंड द राइज ऑफ RSS इन इंडिया, और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस। तो ये तकरीबन 7 से 8 टॉपिक्स होंगे हम्म। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कि जिसको अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लें हम्म। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। एक्सीलेंट। अच्छा यासर, मुझे थोड़ा सा अब ये भी बता दें, टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है, तो जल्दी से ये बता दें कि अब आपने टॉपिक्स तो हमें बता दिए, क्योंकि अब बात आती है कि इसको अटेम्प्ट कैसे किया जाए। आप जानते हैं कि बचपन में हम पांचवी छठी या सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स के पेन होते थे। अब उन पेन से कि हम क्या करते थे, हेडिंग्स बनाते थे बड़े खूबसूरत अंदाज से, कि टीचर जी बस हेडिंग पढ़ के मार्क्स दे दे। तो आप क्या समझते हैं कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में ये हेडिंग्स जो हैं ये कितना किरदार अदा करती हैं? आई वुड से अ लॉट, मतलब ये तो जो है ना मैं इसको कहूँगा बाइबल होता है एक किस्म का, या हमारे मुस्लिम के पर्सपेक्टिव में कुरान होता है जी हमारे जी। लिए। हेडिंग्स की यही मिसाल है, आप हेडिंग्स के बिना अगर कोई चीज करोगे पास हो जाओगे, पास आप हम्म। कर लेंगे एग्जाम, बट मेरिट में आप नहीं आओगे और आप स्कोर नहीं कर पाओगे। सो हेडिंग्स आर लाइक वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हम्म। तो इसके लिए इसके ऊपर तो कोई दो राय ही नहीं है, हेडिंग्स के बिना तो मैं कहता हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट, विदाउट ओके। हेडिंग्स देयर इज नो यूज ऑफ अटेम्प्टिंग अच्छा, ये वैसे क्वेश्चन देन। बड़ा सिली सा क्वेश्चन होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछने लगा हूं। अब हमारे पास पेपर की एक शीट होती है ना, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि हम एक लाइन जो हमारे पास है उसमें कितने वर्ड्स हम जो है ना वो फिक्स कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत मैटर करती है चीज, जब आप प्रेजेंटेशन जो है ना आपकी पेपर की, मेरा ये ख्याल है कि नॉलेज तो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है आपके पेपर की, वो आपके पेपर को चार चांद लगा देती है। जब एग्जामिनर क्वेश्चन ओपन पेपर ओपन करता है, देखता है कि किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो एक वो कहते हैं ना, बहुत पहले की एक बहुत जमाने की सहींग है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो पड़ता है मेरे ख्याल से एग्जामिनर के ऊपर। तो आप मुझे बता दें कि एक लाइन जो होती है एक कॉपी की, ठीक है, तो उसमें आप एक लाइन के अंदर कितनी स्पेस दे सकते हैं? अच्छा बुरहान, ये तो पर्सन टू पर्सन वैसे डिपेंड करता है, बट ऑब्वियसली नो वन वुड लाइक कि एक ही लाइन के अंदर आप 20 वर्ड्स घुसा दें। हम्म। दैट वुड लाइक लुक दैट वुड लुक अगली, ठीक है। और ना ही ये कि आप सिर्फ 3 वर्ड्स लिखते हैं एक लाइन में, तो उससे ये इंप्रेशन पड़ेगा कि ये बंदा लाइनें भरने में लगा हुआ है। हम्म। तो ना ज्यादा ना कम, ऑलवेज गो फॉर अ न्यूट्रल अप्रोच, मतलब 6 to 7 या मैक्सिमम 8 वर्ड्स आप लोग यूज करें, ठीक है। हम्म। और वो थंब रूल जो एक होता है जो हमने बचपन में पढ़ा था स्कूल में, कि वन थंब स्पेस, वन थंब या वन फिंगर, वन थंब यस स्पेस एक यस होनी यस यस, चाहिए वन थंब स्पेस। वर्ड्स के दरमियान। हम्म। तो
एग्जैक्टली वन थंब स्पेस है। तो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव अपनाएं, ना ज्यादा वर्ड्स एक लाइन में लिखें, ना कम से कम वो करें, ठीक है। हम्म। 7 से 8 वर्ड्स लिखें विद वन थंब रूल, तो इनशाला अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज बता दें कि हम कितने कलर्स के, ऑब्वियसली हमने 2 कलर्स के पेन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या इस्तेमाल करें, ब्लैक करें एंड ब्लू करें, ये कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, या ब्लू मार्कर ही कर दें उसकी जगह पर हेडिंग्स के लिए? कर सकते हैं, मतलब आप ब्लैक मार्क फॉर इंस्टेंस अगर आप यूज करें ब्लैक मार्कर फॉर हेडिंग्स एंड हम्म। ब्लू बॉल पेन फॉर योर आंसर्स, तो वो भी ठीक रहेगा। ओके। बट अगर आप थोड़े से मतलब कह रहे हैं कि आर्टिस्टिक नहीं है, आप कहते हैं यार बस मेरे पास ब्लू मार्कर और ब्लू पेन है, तो आप वो भी यूज कर सकते अच्छा, हैं। अब बट आई थिंक से कॉम्बो बेहतर रहेगा। कॉम्बो बेहतर रहेगा। अच्छा यासिर, अब हम आते हैं कुछ एसेज के, एक्सपेक्टेड एसेज से मुतालिक बात कर लेते हैं। अब जब हम एसेज की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, तैयारी के लिए हम कैटेगराइज कर देते हैं कि हमने कुछ आईटी से रिलेटेड अपने हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास इकोनॉमी से रिलेटेड होनी चाहिए, कुछ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, कुछ एथिक्स से मुतालिक जो हमारे यहाँ टॉपिक्स हैं उस पर हमें नो हाउ होनी चाहिए। अब ये सारी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए एक अच्छा ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ऐसे कौन सा आएगा। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, ये दिन हमारे पास बहुत कम है, कि हम ऐसे जो है वो किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें? आपका एक्सपीरियंस भी है, आप लास्ट टाइम भी अपीयर हुए, ठीक है, उससे पहले आप सीएसएस में भी अपीयर हो चुके हैं, पीएमएस क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आपके पास एक बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकें कि आप ऐसे को कैटर करने के लिए क्या क्या टॉपिक्स अभी जल्द से जल्द पढ़ सकते हैं इन 5 से 7 दिनों के अंदर। अच्छा, ऑडियंस को मैं बता दूं कि एमओडी जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है एज कम्पेयर टू सीएसएस पीएमएस या अदर एग्जामिनेशंस कॉम्पिटिटिव नेचर के। इसमें आप जज नहीं कर सकते हो कि ये लोग क्या देंगे। मतलब सीएसएस में आप फिर भी कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आ जाएगा, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर आ जाएगा, लिटरेरी एसेस के टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है, रेसिज्म के ऊपर टॉपिक आ जाएगा। तो उस पर आप फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना जज कर सकते हो। एमओडी का है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर हम्म। इंस्टेंस लास्ट टाइम इन्होंने 3 टॉपिक्स दिए थे। एक टॉपिक लिटरेरी टॉपिक था, एक टॉपिक बहुत ही जेनेरिक था कि does experience help in the development of an individual or not। एग्जैक्ट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो जी जी। लास्ट ईयर आया था। बट इट वाज समथिंग लाइक दिस। और तीसरा हम्म। था कि तीसरा ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड था, लेकिन वो भी बहुत ही जेनेरिक वो था टॉपिक था। सो मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि ऐसे के लिए आपके पास जो है ना इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर सको। हम्म। तो अभी अगर 7-8 दिन रह गए, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, तो फ्रेंकली मैं इस तरह बता तो नहीं सकता, बट मैं अपनी एक सजेशन दे सकता हूँ कि आप लोग जो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर देख लें, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है 2022 का, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंडली आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा देख लें। तीसरा यह है कि ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, हम्म। ठीक है। और चौथा यह कि आप लोग उसके हवाले से इकोनॉमी के हवाले से थोड़ा बहुत देख लें। और इन एसेस को बहुत ही जेनेरिक रखना है। मतलब आप लोगों से एग्जामिनर डाटा इतना नहीं मांग रहा, आप लोगों से एग्जामिनर सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहा है, वन। और सेकेंडली एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि आर यू एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन 2 आवर्स, एंड आर यू एबल टू राइट दोस 2000 वर्ड्स और 2100 वर्ड्स इन दैट 2 आवर टाइम और नॉट, हम्म। ठीक है। और ये भी कुछ टॉपिक्स अभी तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक ठीक है। है। इसी के ऊपर इर्द गिर्द वो करें, लेकिन हम्म। अपना जो हॉराइजन उसको ब्रॉडन करें। एक्सपेक्ट एनीथिंग, ऑलराइट। हम्म। संडे को मेरे ख्याल से एग्जाम है इसका ईडी का, और सैटरडे को शायद एसआई के खैर एग्जाम में तो ऐसे नहीं आता, लेकिन हम्म। संडे को जो होगा तो हम सबके सामने आ जाएगा। बट रिलैक्स रहना है, टॉपिक बहुत बेसिक और जेनेरिक आएंगे। ओके। बुरहान, बिफोर यू आस्क मी अनदर क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा एक और चीज भी ऐसे में बता दूं जी जी। कि आप में कोई काफी लोग ऐसे होते हैं कि टॉपिक्स आते हैं, रीड देखते हैं और बस फौरन शुरू हो जाते हैं। हम्म। दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। आपके पास 3 टॉपिक्स आए, गो टू द एंड ऑफ योर क्वेश्चन ऑफ योर आंसर शीट, ठीक है। सबसे आखिरी जो पेज होता है उसको आप जो है ना अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग पेज बनाएं। उसमें पेंसिल से जो है ना अपना टॉपिक जो भी, फॉर इंस्टेंस अगर लेट्स से एनर्जी क्राइसिस के ऊपर आता है, ऐसे एक आता है टॉपिक आता है,
आप लोग एंड ऑफ द आंसर शीट पे जाए, पेंसिल से लिखे और हम्म पॉइंटर्स बनाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करे। कम से कम एटलीस्ट 2 घंटे का पेपर है, आई वुड सजेस्ट 5 से 8 मिनट्स तक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अपने हेडिंग्स या अपनी आउटलाइन तैयार कर लें। हम्म उसके बाद जाके अपने इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा काम करें। इंट्रोडक्शन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिखना लाजमी है, और थीसिस स्टेटमेंट को अगर आप मार्कर से डिफाइन भी वो कर दे, हाईलाइट कर देना, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट अच्छा होगा। तो यासिर, काफी सॉरी, लोग कहेंगे कि हाँ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर वो थीसिस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा एलिब्रेट कर सकते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट से क्या मुराद है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को इस बारे में नहीं मालूम। अगर आप थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर दें इस चीज को कि थीसिस स्टेटमेंट से क्या मुराद है। द सोल ऑफ द एसे, द सोल ओके, ऑफ द इंटायर टॉपिक, उसको थीसिस स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। एक लाइन में, एक सेंटेंस के अंदर आप जो पूरा, अगर आपने 5,000 वर्ड्स का ऐसे हम्म लिखा है, तो वो एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ना, वो उसको थीसिस स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा यासिर, एसेस के दौरान हम जब रेफरेंस देते हैं किसी भी चीज का, ठीक है, कोई भी हम रेफरेंस देते हैं किसी राइटर का, तो वो किस तरीके से हम दे सकते हैं। अच्छा, ऐसे जो है, अगर वो बहुत, मतलब फॉर इंस्टेंस आप अगर लेट्स से होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का आपने रेफरेंस देना है, तो आप लिख हम्म सकते हैं कि एजुकेशन के हवाले से अगर हो कि एज एज होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, फिर कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है ना, आपने उनके के गो हम्म मतलब अगर आपने इल्म हासिल करना है, तो उसके लिए अगर आपको चाइना भी जाना पड़े तो आप जाए, ठीक है। हम्म, तो उस चीज को अगर आप मार्कर से हाँ हाईलाइट कर दें, तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट बिल्कुल, क्रिएट मैं होता यही है, जितनी भी सेइंग्स है। बिल्कुल मैं यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा सा लेके आऊंगा, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के टेस्ट में भी काफी लोग क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो एज यू नो के सब इंस्पेक्टर के टेस्ट में ऐसे नहीं है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूं, आप मुझे यासिर बताइएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या अप्रोच हो सकती है कि हम जब उसको अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। अच्छा, situation in Iraq and its implication for the whole region. Situation in Iraq and its implication for the whole region. Discuss the growing India-USA cooperation in various fields and its implication for Pakistan. अब ये एक क्वेश्चन के अंदर दो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सबसे पहले पूछा हुआ है कि सिचुएशन इन इराक एंड इम्प्लीकेशंस फॉर द होल रीजन। फिर बात की इन्होंने डिस्कस द डेवलपमेंट्स इन द अफगानिस्तान आफ्टर द फॉल ऑफ तालिबान regime, ये दूसरा क्वेश्चन है, एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान। अब जब एक ही क्वेश्चन के अंदर दो चीजें हमसे पूछी जाएं, तो हम किस तरीके से उसको लेकर चलेंगे, ये थोड़ा सा आप बता दीजिएगा, स्पेसिफिकली फॉर दोज जिन्होंने क्वालिफाई किया है सब इंस्पेक्टर के लिए। अच्छा, देखिए, पहला जो इसका पार्ट था वो था इराक से रिलेटेड, जी, द सिचुएशन इन इराक एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन दी मिडिल ईस्टर्न होल रीजन, ठीक रीजन, है। यस। सिंपल इसमें आप, ठीक है, सिंपल इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दें कि हम्म इराक में जो है ना 2003 के इन्वेजन के बाद जो है ना हालात क्या हुए थे, ठीक है। सदाम हुसैन की रिजीम को गिराया गया, ठीक है। और उसके बाद जाके फिर स्लोली ग्रेजुअली अलकायदा एंड बाकी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक राइज होता है, और फिर कर हम्म करा के आईएसआई, ठीक है, द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया लिवांट जो है ना, उसका एक वो आता है। फिर 2014 में पूरा मोसूल वगैरह तक उनका कब्जा वगैरह हो जाता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं ओके जाना, ठीक है। उसके ओके बाद जाके फास्ट फॉरवर्ड 2016 2017, जब ट्रम्प आता है, मैसिव किस्म का ऑपरेशन होता है, तो इराक को जो है ना लिबरेट कर दिया जाता है फ्रॉम आइसिस। हम्म बट होल्ड योर हॉर्सेस, 2020 में जो एक बहुत बड़ा वाकया होता है विच ऑलमोस्ट स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर 3, दैट वाज द किलिंग ऑफ मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, हम्म ठीक है। 3 जनवरी 2022 को उनकी किलिंग होती है, जिसके बाद जाके हालात इतने ज्यादा बदतर हो जाते हैं कि ईरान ने 2 सिविलियन एयरक्राफ्ट गिरा दिए, ठीक है, मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऊपर। और हम्म साथ ही उन्होंने यूएसए के ऊपर जो है ना बैलिस्टिक मिसाइल 40 बैलिस्टिक मिसाइल का स्ट्राइक्स भी की हैं, ठीक है। हम्म तो आपने ये चीजें थोड़ी सी मेंशन करनी है। ये सारे सिनेरियो की वजह से हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि हम्म स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात खराब हो गए, चोक पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा ईरान ने जो है अपना आईईए का जो जितनी भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी उसका वायलेशन की है, वो दोबारा अपनी न्यूक्लियर उसके ऊपर एम्बिशंस के ऊपर आ रहे हैं। तो इसका हम्म इम्पैक्ट पूरी
रीजन के ऊपर किस तरह पड़ रहा है कि ईरान सऊदी राइवलरी मजीद बढ़ेगी, वन। सेकेंडली, इराक के हालात की वजह से आपका सीरिया में जो हालात है, जहाँ बशर अल असद की हुकूमत है, वहाँ हालात मजीद खराब होंगे, ठीक है। और क्योंकि और ये शिया सुन्नी का जो एक टसल है वो मजीद उसको वो मिलेगा, बिल्कुल। फ्लेम होगा, ठीक है, हालात खराब होंगे। और इसका तीसरा जो पर्सपेक्टिव है, आप पाकिस्तान भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसका पाकिस्तान के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक शिया एक हाँ। पॉपुलेशन मौजूद है, ठीक है। उनकी सिंपथीज है इराक की जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इराक की जो क्लेरिक्स के साथ, ठीक है। तो हालात यहाँ पर भी जो है ना थोड़े से वो हो सकते हैं। फिर आप इसमें थोड़े से अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं इन 5 to 6 लाइन, ओके। ठीक है। ज्यादा ज्यादा वो नहीं करना, ठीक है। इजी रखना है। फिर इसको जाके आपने अपना सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, जिसमें सेकंड हम्म। था, तो वाज इट ऑन Discuss अफगानिस्तान और discuss the developments in Afghanistan after the fall of Taliban regime and its implication for Pakistan. आफ्टर फॉल ऑफ द, आई गेस For, इट शुड for, बी for, आफ्टर फॉल ऑफ द गनी। fall of yes, fall of Taliban regime. अच्छा, अगर ये फॉल ऑफ तालिबान रिजीम का मतलब, तो मेरे ख्याल से वो 19 वो 2001 पीछे की से अगर पूछा बात गया है, कर हाँ, रहे हैं। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक जी है, जी। सही है। तो अगर ये उस पर्सपेक्टिव में पूछा गया है, तो आपने एक्सप्लेन करना है 2001 की यूएस इन्वेजन का, ठीक है। हम्म। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का जो जिक्र है वो एक्सप्लेन करना है कि क्या हालात हुए थे, 9/11 हुआ था, हम्म। अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया था, और राइट, ठीक है। देन दे वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग इनटू अफगानिस्तान, तालिबान की रिजीम गिरा दी, फिर हम्म। स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलपमेंट आई, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस आए, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हालात थोड़े से खराब हो गए थे यूएस के, ड्यू टू द हम्म। डूम वॉर थिंग। उसके बाद फिर करा कर करा के आप 2011 का ओबीएल का इंसिडेंट एक्सप्लेन कर हम्म। सकते हैं। फिर 2011 के फिर 2011 2012 के अंदर जो आपका ट्रूप सर्च हुआ था, फिर क्या नाम है, राइज ऑफ मिलिटेंसी अगेन, द राइज ऑफ तालिबान अगेन। फिर कर करा के आप 2021 तक हम्म। दोबारा बता सकते हैं कि ओके। यूएस जो अफगानिस्तान से निकल गया था। और फिर इसमें ओके। पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स बढ़ चुके हैं, ठीक है। हम्म। पाकिस्तान ने पूरा बॉर्डर सील कर दिया है, बट उसके बावजूद भी स्लीपर सेल्स अभी भी एक्टिव है। टीटीपी का जो है ना दोबारा रिसर्जेंस हुई है। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके। कुरान, यासर। एक छोटी सी, एक जी जी। छोटी सी और मैं यस। बात बता दूं। यस यस। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना, आपके ज्यादा अक्सर ऑडियंस जो सब इंस्पेक्टर वाले होंगे वो कहेंगे ये बहुत ज्यादा बात है, ये जी जी। बहुत थोड़ी सी बात छोटी है, बात ट्रस्ट है। मी। अगर आप ये अगर आप लिखना शुरू करें ना, ये हार्डली एक पैराग्राफ, मैक्सिमम एग्जैक्टली। 2 पैराग्राफ्स बनेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा यासिर, अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, और हम और आप भी होते थे जब हमारा साथ वाला जो है वो एक्स्ट्रा शीट मांगता था लिखने के लिए ना। तो समटाइम्स हम क्या होता था, अपना तो क्वेश्चन लिख चुके होते थे, फिर हम जब साथ वाला एक्स्ट्रा शीट मांगता था तो हम ये अपने आप को समझते थे, यार हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो पक्के पक्के फेल हैं। तो ये मुझे बताएं कि एक्स्ट्रा शीट लगाना क्या बहुत जरूरी है पास होने के लिए? नो, नॉट एट ऑल। देखिए, हम्म। एक्स्ट्रा शीट तब ली जाती है कि अगर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम हो आपके पास, फर्स्ट थिंग इज। सेकंड थिंग इज कि आप समझते हो कि आपका जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अभी हम्म। कंप्लीट हुआ नहीं है, हम्म। एंड फॉर दैट एक्स्ट्रा शीट इज नेसेसरी, तो तब आप एक्स्ट्रा शीट ले। अदर देन दैट, जो शीट्स उन्होंने दी होती हैं एमओडी के, अभी जो एग्जाम होगा, मोर देन इनफ है। टाइम भी इतना कम होता है, 2 आवर्स का टाइम होता है टोटल। ओके। ओके। अच्छा, लास्ट में मुझे आप ना आपने करना ये है, मैं इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड कर दूंगा फॉर द एस्पायरेंट्स जो अपीयर होने लगे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। तो आपने जो मुझे कुछ लिंक्स बताने हैं जहां से स्टूडेंट्स जो हैं ये जो आपने टॉपिक्स मेंशन किए हैं ये पढ़ सकें, क्योंकि एज यू नो के हमें ये टॉपिक्स अब बहुत जल्दी से पढ़ने होंगे, हमारे पास टाइम इतना नहीं है। तो आप मुझे जरूर कुछ, अगर आपके पास नोट्स मौजूद हैं ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स की मदद कर सकूं, उनको वो नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। अदरवाइज अगर हमारे पास टाइम कुछ ज्यादा होता तो हम उनके लिए एक क्लास अरेंज कर सकते थे आपकी सरबराही में, लेकिन अभी टाइम इतना नहीं है कि हम इन चीजों को कर सकें, प्लान कर सकें। तो आप मुझे एक मैसेज की सूरत में चंद एक इम्पोर्टेंट लिंक्स मेंशन कर दीजिएगा जो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि इसको लोग पढ़ सकें और ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा हो। यासर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस फेज के बाद जब नेक्स्ट फेज हमारा आएगा, ठीक है, उसमें भी आपसे रहनुमाई ली जाएगी। तो थैंक यू सो मच कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में हमें ज्वाइन किया।
बहुत मुश्किल होता है सैटरडे एंड संडे जो एक प्रोफेशनल होता है उसके लिए टाइम निकालना, फैमिली टाइम होता है। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम रखा है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा से रीयूनाइट होंगे, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे स्टूडेंट्स की कामयाबियां, और नेक्स्ट फेज को इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल से बच्चों को कोशिश करेंगे कि एक सेशन के अंदर समझाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एंड खैर मेरे पास एक दो छोटी सी बातें जी हैं, जी अगर जी, जरूर इफ यू जरूर अलाउ जरूर मी अ जरूर फ्यू शेयर मिनट्स। करें, शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बुरहान फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। तो थोड़ा सा मैं आपके स्टूडेंट्स को और भी चीज़ बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जब हो जाएगा तो विद इन 20 to 25 डेज के बाद रिजल्ट इसका अनाउंस हो जाएगा, जी राइट। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट होगा साइकोमेट्रिक होगा, वो बुरहान जो है आप लोग को इंशाल्लाह गाइड करेंगे। अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मैं उसमें भी आपको गाइडेंस अपनी दे दूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये 6-7 दिन बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। इजी होके मैं बुरहान के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, टॉपिक्स में उन्हें बता दूंगा। जो टॉपिक्स खैर इस वीडियो में भी आ गए, बट कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स हमने अभी मेंशन नहीं किए, वो मैं बुरहान के साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। एंड इंशाल्लाह लजीज क्वालिफाई आप इंशाल्लाह हो जाएंगे। आप लोग जिन जिन की भी किस्मत में हो, और जो क्वालिफाई नहीं भी हो सके, दिल पे नहीं लेनी बात, ठीक है। इट्स जस्ट अ प्रोसेस। और देयर आर मोर एवेन्यूज, अ लॉट ऑफ एवेन्यूज इन द पब्लिक सेक्टर। तो इंशाल्लाह बस यही मेरी तरफ से था। एंड वंस अगेन थैंक यू सो much for giving me this platform and the time. थैंक यू यासिर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.